हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते हैं और शेयर करें। इधर करण जब बेडरूम के बाहर पहुंचता है तो देखता है दरवाज़ा अंदर से बंद था। करण सीधा स्टडी रूम में जाता है जहां ऋतिक आया हुआ था। ऋतिक करण को स्टडी रूम में देखकर बोला, क्या हुआ? क्या उस बेडरूम का क्या की आपके पास है? करण ने पूछा, जिस पर ऋतिक अपने डेस्क का दराज खोलकर चाबी करण की तरफ बढ़ाकर बोला, ये लो। करण चाबी लेकर वहाँ से जाने लगा, जिस पर ऋतिक बीच में बोला, एटीट्यूड हमेशा रिश्ते को ख़त्म कर देता है। उसमें जीने लायक कुछ भी नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके अगर खुशी मिले तो सेक्रीफाइस बेहतर होते हैं। करण ऋतिक की बात में पलट कर उसकी तरफ देखता है तो ऋतिक उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वो एक फाइल पढ़ रहा था। करण अपना सिर हिलाते हुए अपने बेडरूम की तरफ चला जाता। करण अपने बेडरूम का दरवाज़ा चाबी से खोलकर अंदर आता है तो देखता है नित्या चुपचाप बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। करण कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर चाबी काउंटर पर रखकर उसकी तरफ आते हुए बोला, नित्या, ये अभी की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब मैं तुम्हें लेकर गया था। तुम्हारा भाई तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। ये कहते हुए करण नित्या के सामने आता है, लेकिन नित्या उसे कोई जवाब नहीं देती, जिस पर करण नित्या के थोड़े नज़दीक आकर कहता है, कल तुम्हारे भाई से मिलने चलेंगे। ये कहते हुए करण नित्या को टच करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो नित्या एक चाकू निकाल कर करण को मारने लगती है, जिसे देखकर करण उसके हाथ को कसकर पकड़ उसके धकेल कर बिस्तर पर दबाते हुए गुस्से से कहता है, पागल हो गई हो? नित्या नफरत से करण को घूरते हुए गुस्से में बोली, हाँ पागल हो गई हो, तुमने मुझे पागल कर दिया है। जब से मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी नरक बनाकर रखा है तुमने। तुम मर जाओ, फिर मैं खुश रहूँगी, जो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। ये कहते हुए नित्या अपनी पूरी ताकत लगाकर करण को दूर धक्का देती है और उसे मारने के लिए फिर से चाकू उसकी तरफ बढ़ाती है तो करण तुरंत वहाँ से हट जाता है और पीछे होते हुए कहता है, मुझे मारकर तुम्हें लगता है तुम्हें खुशियाँ मिल जाएगी? ये कभी नहीं होगा। नित्या करण की बात पर चाकू अपने गले पर रखते हुए बोली, अगर तुम्हारे साथ जीना है तो मैं मरना पसंद करूंगी। करण अपने हाथ पीछे लेकर नित्या से बोले, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। चाकू नीचे रखो। नित्या करण की बात पर चाकू अपने गले पर रखे हुए, मेरी ज़िंदगी को तुमने ऑलरेडी नरक बना रखी है। मेरे भाई को तुम मुझसे छीन लिया, मेरे जीने का सहारा मुझसे छीन लिया तुमने, और अब कहते हो कि मुझे जाने दोगे? करण अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, नित्या कीप योर सेल्फ क्लैम एंड लिसन टू मी केयरफुली। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है शारंग विला में। जिसे सुनकर नित्या अपने सिर नहीं में हिलाकर बोली, तुम नाटक कर रहे हो? करण कमरे का दरवाज़ा खोलकर बोला, तुम जा सकती हो। नित्या करण की बात पर चाकू फेंककर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर करण उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, रुको। नित्या करण के हाथ को खुद से दूर करते हुए, आखिर में अपना रंग दिखा दिया तुमने। करण नित्या को अपने सामने खड़ा करके बोला, जा रही हो ना तो मेरा सामना मुझसे वापस करो, मेरा सामान मुझे वापस करो। नित्या कन्फ्यूजन में करण की तरफ देखते हुए, तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारा, मैं तुम्हें क्या क्या वापस करूँ? करण नित्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूँगा। नित्या करण को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पीछे होते हुए बोली, करण तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। करण नित्या के बात का बिना कोई जवाब दे उसके करीब आता रहता है तो नित्या दीवार से चिपक जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है तो करण उसके मंगलसूत्र को पकड़ लेता है। करण की पकड़ को अपने मंगलसूत्र पर महसूस कर नित्या आंखें खोल उसे हैरानी से देखते हुए बोली, करण बीच में ही मंगलसूत्र को खींच कर फेंक देता है और रुमाल निकाल कर नित्या के सिर में लगे सिंदूर को पोंछने के लिए आगे आते हुए कहता है, रिश्ते खत्म हो रहा है ना तो पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं। ये कहते हुए करण नित्या के सिंदूर को पोंछने के लिए आगे बढ़ता है तो नित्या उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू की लकीर बह चुके थे। करण नित्या का रोकने पर उसकी तरफ देखते हुए, क्या हुआ? तुम्हें तो आज़ादी चाहिए, दे रहा हूँ ना। नित्या आंखों में आंसू लिए करण की आंखों में देखते हुए बोली, तुमने मेरा मंगलसूत्र क्यों तोड़ा? क्योंकि तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना रखी है तो तुम्हें उसे नरक से आज़ादी दे रहा हूँ। करण ने जवाब दिया, जिसे सुनकर नित्या करण के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए, तुम होते कौन हो मेरे मंगलसूत्र को तोड़ने वाले? मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। करण नित्या को खुद से दूर करते हुए बोला, तुमने ही ये चुना है मुझसे आज़ादी। तुमने मेरा पागलपन बहुत देखा होगा नित्या, लेकिन अब मेरी खुदगर्जी देखो। इतना कहकर करण अपनी अंगूठी निकाल कर नित्या के हाथ पर रख देता है और बिना उसे कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। नित्या का दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसकी मांग से सिंदूर हट चुका था, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत दिख रहा था। गले में मंगलसूत्र खींचे जाने के निशान थे और उसके हाथ में करण की अंगूठी जमीन पर मंगलसूत्र वो वहीं बिस्तर पर धम से बैठ जाती है और रो नहीं रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। इधर मालाबार हिल्स में आरती चुपचाप टीवी देखते हुए बैठे थे। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। आरती अब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है।
आरती गहरी सांस भर कर जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने राघव अपनी गोद में 2 साल के एक बच्चे को पकड़े खड़ा हुआ था। आरती राघव के गोद में बच्चे को देखकर हैरान होती है तो राघव आरती को साइड करते हुए अंदर आ जाता है और उसे बच्चे को सोफे पर बैठाते हुए कहता है, तुम आराम से बैठो। राघव के बात पर वो बच्चे चुपचाप सोफे पर बैठकर इधर उधर देखने लगते हैं। राघव आरती की तरफ देखता है जो कि कन्फ्यूजन भरी नज़रों से अभी भी उसकी तरफ देख रही, जिसे महसूस करते हुए राघव आरती से बोला, दरवाज़ा बंद कर दो। आरती अपना सिर हिलाते हुए दरवाज़ा बंद कर बच्चे के पास जाकर बोली, हेलो बेटा। राघव आरती के बात पर बोला, लड़की है। आरती राघव की बात सुन उसे बच्चे को तरफ देखते हुए बोली, बाल नहीं है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। जिसे सुनकर राघव अपना सिर हिलाते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तक इसका ख्याल रखो। लेकिन ये है कौन, कोई बताएगा मुझे? आरती ने पीछे से कहा, जिस पर राघव रुककर आरती की तरफ देखकर बोला, मेरी बेटी है। राघव के बात सुनकर आरती हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये बेटी? राघव अपना सिर हिला देता है तो आरती और आगे कुछ नहीं कहती और उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसके हेजल आंखों में देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। आरती के बाद बच्ची बिना कुछ कहे बस उसे कंधे पर अपना सिर रख लेती है तो आरती उसके पीठ को सहलाते उसे गले लगा लेती। राघव उन दोनों के एक नज़र देखने के बाद कमरे के अंदर चला जाता और कुछ देर बाद फ्रेश होकर आता है तो देखता है आरती उस बच्चे को रोटी खिला रही थी। राघव आरती की तरफ देखने के बाद किचन की तरफ चला जाता है और 2 प्लेट खाना लेकर आ जाता है। राघव के खाना लाने पर आरती उसकी तरफ देखते हुए, मैं ले आती हूँ। राघव खाने की तरफ इशारा करते हुए, मैं ले आया ना, तो अब इस पर फोकस करो। आरती बिना कुछ कहे उस बच्चे की तरफ इशारा कर, इसका नाम क्या है? राघव कुछ पर चुप रहने के बाद उस बच्चे की तरफ देखकर बोला, सोनाली। आरती मुस्कुराते हुए उस बच्चे के गाल को खींचकर बोली, सोना तुम कितनी प्यारी हो। आरती के गाल को खींचने पर वो बच्चे उसकी तरफ देखने के बाद चुपचाप पलके झुकाकर रोटी खाने लगती, जिसे देखकर आरती राघव से कहती है, ये बात क्यों नहीं करती, चुपचाप रहती है। जिसे सुनकर राघव आरती से बोले, धीरे धीरे सीख जाएगी। आरती राघव की बात पर बिना कुछ कहे अपना डिनर करते हुए सोनाली को भी डिनर कराने लगती है। इधर रात के वक्त शानक मेला में मीरा अपनी बेटी और कशिश के साथ घर पहुंच चुकी थी और सभी बहुत अच्छे से उसकी बेटी का ख्याल रख रहे थे। महक रात के डिनर की तैयारी कर रही थी जब वैशाली किचन में आकर महक से बोली, दीदी भैया ने फ़ोन किया था कि होटल संग्रीला में पार्टी और आपको जाना है। वैशाली की बात सुनकर महक कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। वैशाली महक की बात पर बोली, हमको क्या पता, हमारे पति ने बताया हमको, कहा कि ड्राइवर भेज देंगे, आपको बस रेडी होकर जाना है और ड्रेस भी भेज दिया है। वैशाली के बात पर महक हैरान होते हुए बोली, ड्रेस? वैशाली अपना सिर हिला देते हुए उसके हाथ से कलछी लेते हुए कहती है, सेफ आज खाना बना देंगे, आप जाकर रेडी हो जाओ। वैसे भी बड़का भैया आपसे थोड़े नाराज़ और ज़्यादा हो जाएंगे। वैशाली की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे अभी उसकी फिक्र आप मत करो, हम संभाल लेंगे आपके बेटे को, आप भैया के साथ अच्छे से पार्टी एंजॉय करो। वैशाली ने महक को ले जाते हुए कहा। महक हताश नज़र से वैशाली की तरफ देखते हुए, अभी मेरे बगैर नहीं रह पाता। तभी वहाँ पर रिद्धिमा रिद्धम को लेकर आ जाती है। वैशाली उसके आने पर महक की तरफ देखते हुए बोली, देखो आपके बेटे का बेस्ट फ्रेंड आ गया। महक रिद्धम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हेलो रिद्धम। हेलो रिद्धिमा। रिद्धम महक के तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो रिद्धिमा महक से कर, आज हम यहीं रहेंगे, आप अच्छे से पार्टी एंजॉय करो। महक रिद्धिमा के बाद अपना सिर हिला देती और कमरे की तरफ चली जाती। होटल संग्रीला महक की कार आकर होटल के पार्किंग लॉट में रुकती और महक बाहर आती है। उसने एक थाई तक की पतली स्ट्रेप वाली फिट ड्रेस पहन रखी थी और उसके ऊपर में ब्लैक कलर का लॉन्ग ओवरकोट पहना था। पैरों में ब्लैक हील्स, हाथ में एक डायमंड की वॉच और गले में अपनी फैंसी मंगलसूत्र और बालों को खुला छोड़ दिया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पार्किंग लॉट में जितने भी लोग थे सब उसे ही देखे जा रहे थे क्योंकि महक काफ़ी फैशनेबल लग रही थी। महक सब लोगों को इग्नोर करते हुए चुपचाप अपने बैग पकड़े अंदर आती है तो उसे बीच में होटल का मैनेजर मिल जाता है। महक मैनेजर को देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है तो मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है, गुड इवनिंग मैम, सर ने आपको बुलाया है। ये कहते हुए मैनेजर एलिवेटर की तरफ इशारा करता है। महक अपना सिर हिला देती है और एलिवेटर में आ जाती है, जिस पर मैनेजर उसके साथ आते हुए कहता है, मेरा काम है आपको डेस्टिनेशन के पास छोड़ना। महक मैनेजर की बात पर उसकी तरफ देखते हुए, पार्टी किस फ्लोर में है? मैनेजर महक की बात पर मुस्कुराते हुए, आपको पता चल जाएगा मैम। महक और कुछ नहीं करती तो उनकी लिफ्ट आकर 28 फ्लोर पर रुकती है। मैनेजर बाहर आता और महक को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता, उस दरवाजे के पीछे पार्टी हो रही है, हैव ए नाइस डे मैम। इतना कहकर मैनेजर बिना महक की बात सुने वहाँ से चला जाता है। महक कोट को अच्छे से पकड़ कर अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, इतने छोटे कपड़े पहनाए हैं,
मुझसे और नाराज़ ना हो जाए, ये सोचकर मैंने इसे पहन लिया है और अब मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं। ये कहते हुए महक उसे दरवाजे को खोलकर अंदर आती है तो वो कोई पार्टी हॉल नहीं थी, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ बेडरूम ज़रूर था। महक को कुछ गड़बड़ होने की आशंका होती है और वो अंदर आती है और इधर उधर देखते हुए कहते हैं, वैशाली ने कहा पार्टी है, लेकिन यहाँ पर तो। ये कहते हुए महक की नज़र बिस्तर पर जाती है जिसमें फ्लावर सजे हुए थे और हार्ट शेप का डिज़ाइन बना हुआ था, जिसे देखते हुए महक को गुदगुदी होने लगती है और खुद से कहती है, ये तो किसी की सुहागरात की सेज है वैशाली, ये सब तुमने किया है। ये कहते हुए महक को ठंडे पसीने आने लगते हैं और वो इधर उधर देखते हुए कहते हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है, मतलब उन्हें पता नहीं है। चल महक जल्दी से निकल जाए यहाँ से। इतना सोचते हुए महक जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है कि दरवाज़ा खुलता है और मृत्युंजय घबराहट में अंदर आता है। मृत्युंजय को देखकर महक की जान हलक में अटक जाती है और वो जल्दी से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को देखते हुए, तो तुम ठीक हो? महक कन्फ्यूज होकर बोली, क्या मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मृत्युंजय महक को कसकर गले लगा लेता है तो महक को एहसास होता है कि मृत्युंजय घबराया हुआ है और वो भी उसे गले लगाकर उसके पीठ को सहलाने लगती है। करीब 5 मिनट बाद मृत्युंजय महक से अलग होकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महक मृत्युंजय के सवाल पर अपने जैकेट के बटन को बंद करते हुए थोड़ा दूर होकर बोली, वैशाली ने कहा कि यहाँ पर कोई पार्टी है और आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आ गई। ये सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं इस बीपलो को छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है कि तुम यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार के साथ डिनर पर आई हुई हो। मृत्युंजय की बात सुनकर महक हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मतलब मैं किसी अपने रिश्तेदार के साथ डिनर पर भी नहीं जा सकती? ऑफ कोर्स जा सकती हो, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ। मृत्युंजय ने सटीक सा जवाब दिया, जिसे सुनकर महक मुंह बनाते हुए बोली, पॉजिटिवनेस भी की हद होती है। मृत्युंजय महक की बात को इग्नोर करते उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है और कोट को ज़बरदस्ती निकाल देता है। महक मृत्युंजय किस तरीके से कोट को निकालने पर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं तो मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए, तुमने ऐसे बेहुदा कपड़े क्यों पहने हैं? जिसे सुनकर महक इसकी तरफ देखने लगती है और मन में कहती है, अगर मैंने बताया कि इनका नाम लेकर वैशाली ने ये कपड़ा दिया है तो पता नहीं वैशाली के साथ या क्या करेंगे, मुझे चुप रहना ही होगा। महक को चुप देकर मृत्युंजय चिल्लाते हुए, मैंने पूछा तुम ऐसे बेहुदा कपड़े क्यों पहने? महक मृत्युंजय के चिल्लाने पर चमक जाती है और जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए मृत्युंजय से कहती है, मेरी तरफ से डिनर डेट। आप मुझसे नाराज़ थे ना, तो अब हम दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मृत्युंजय महक के बैकलेस ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हें तो ऐसे कपड़े पहनने में अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, तो आज क्यों पहने तुमने? मुझे शेड्यूल करने के लिए। महक मृत्युंजय के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, कपड़ा छोड़िए ना, चलिए हम साथ में। चिपको मत, जितना पूछा उतना जवाब दो। मृत्युंजय ने महक के हाथ को झटक कर कहा, जिसे देखकर महक भी अब गुस्सा होते हुए मृत्युंजय से बोली, आप न बड़े नखरीले हैं, औरतों से भी ज़्यादा नखरे हैं आपके। आप कोई कुछ कर रहा है तो भी दिक्कत है और ना नहीं करता तो भी दिक्कत है। आपको टाइम चाहिए था ना, मैं दे रही हूँ टाइम, तो टाइम के मज़े लीजिए। महक के बाद में मृत्युंजय अपने दांतों को किटकिटाते हुए बोले, तुम्हें लगा कि हमारा प्यार कम हो गया है जो तुम इस तरीके से दर्शन देकर मुझे सीड्यूस करने चली आई हो? महक अपना जैकेट उठाकर फिर से पहनते हुए बोली, अब तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मृत्युंजय जैकेट को पकड़ते हुए, रुको, मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? महक मृत्युंजय के बात पर जैकेट उसके मुंह पर फेंकते हुए बोली, मुझे शौक चढ़ा था छोटे कपड़े पहनकर घूमने का। मैं देखना चाहती थी कि कितने लोगों की नज़र मुझ पर रहती है। सुन लिया, खुश हो गए? जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोले, बेहुदा औरत, बकवास करती हूँ मेरे पास, तुम भूल गई क्या एक बच्चे की माँ हो तुम? जब 1 साल का होने वाला और तुम्हारा पति तुम्हारे सामने कर उसके सामने बकवास करते। महक नम आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, सही कहते हैं लोग, कभी भी अपने पति को खुश करने में नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि आप उसे खुश करने के पीछे जितना भागोगे उससे आपसे फ्रस्ट्रेशन होगी और आपको मुझसे और फ्रस्ट्रेशन होती है। महक की नम आंखों को देखकर मृत्युंजय आगे बढ़कर उसके आंसू को साफ करते हुए, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं है, लेकिन इतनी रात को तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों निकले? मैं बस ये कह रहा था। ये सुनकर महक मृत्युंजय को देखते हुए, आप कितनी बुरी तरीके से डांटते हो, आपको पता है ना मुझे आपकी डांट बर्दाश्त नहीं होती। महक के बाद में मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? ऐसे तो आप हमेशा मुझे वेस्टर्न क्लॉथ पहनने के लिए फोर्स करते हो और आज मैंने पहना तो मुझ पर चिल्ला रहे हो।
महक ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को अपने सीने से लगाते हुए, महक तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? तुम्हें मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं और इस तरीके के कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी सादगी पसंद है और मैं तुम्हें वेस्टर्न क्लॉथ पहनने के लिए कहता हूँ क्योंकि कभी कभी मन करता है देखने का, लेकिन सिर्फ अकेले में इस तरीके से बाहर निकलने के लिए नहीं कहता। मृत्युंजय की बात सुनकर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर मुझे डांटा क्यों? मैंने ऊपर से लॉन्ग कोट पहना था ना, कुछ नहीं दिख रहा था। मृत्युंजय सिर नीचे करके महक के माथे को पर चूम कर बोला, आइंदा से अकेले पहन कर मत निकलना, बाकी हम साथ में रहेंगे तो तुम पहन सकती हो। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय से अलग होकर उसके सामने गोल घूमते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? मृत्युंजय अच्छे से महक को स्कैन करने के बाद बोला, तुम्हारी ड्रेस की लेंथ थोड़ी सी छोटी है लेकिन हम दोनों के लिए बड़ी हो जाएगी। महक मृत्युंजय के बात पर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे भूख लगी, मैंने कुछ नहीं खाया। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, लेकिन अभी कहाँ है? महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, आपको पता है उन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अव्यक्त रिदम के साथ रहता है तो हम लोगों को नहीं ढूंढता, इसलिए उन लोगों ने रिधमा और रिदम को भी घर बुला लिया था ताकि हम दोनों का साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने बिजनेस सूट के कोट निकाल कर कमरे को देखते हुए, शायद उन लोगों ने हमारी रात रंगीन करने की तैयारी की है। मृत्युंजय की बात सुनकर महक कमरे को देखते हुए मृत्युंजय से बोली, लेकिन मृत्युंजय बीच में महक के बात को काट कर उसे अपने नज़दीक खींचकर उसके होठों पर चूमने लगता है। महक अचानक मृत्युंजय को ऐसा करने पर उसका साथ देने लगती है, जो मृत्युंजय के हाथ महक के ड्रेस की स्ट्रिप को उसके कंधे से नीचे करने लगते हैं, जिस पर महक उसे रोकते हुए कहती है, मृत्युंजय आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।